हाय फ्रेंड्स, जो 12th का इंग्लिश पेपर है उसका पैटर्न पूरा समझेंगे। उस एक्टिविटी शीट ये नाम दिया गया है। पूरा पेपर पैटर्न या एक्टिविटी शीट अगर हम समझे, उसको पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस कितना है, एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेमोरी बेस क्या है, तो ये अगर हम समझ पाते हैं तो हमें आउट ऑफ के नज़दीक मार्क्स मिलेंगे। अगर हम ये नहीं समझ पाते और बिल्कुल अपने स्टाइल से पेपर लिखते हैं तो पेपर लिखने का आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स शायद नहीं आएंगे। तो आपको आधे घंटे में पूरा मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश में कैसे लेना है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं। 80 मार्क्स है और विथ ऑप्शन है 112 मार्क्स। मतलब 80 मार्क्स पेपर सॉल्व करने के लिए हमको विथ ऑप्शंस 112 मार्क्स दिए हैं। तो बहुत सारे चॉइसेस है इसमें। राइटिंग स्किल में तो इतने चॉइसेस है कि मतलब उसके बारे में मैं बोलूंगा आपको कि कौन सा परफेक्ट करना है आपको। सो नाउ 80 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का। लाइक प्रोज सेक्शन इट्स फॉर द 34 मार्क्स। पहले यही देखेंगे मार्क्स विथ ऑप्शन। इसमें कंपलसरी क्वेश्चन है, देखो आप, जैसे कि यहाँ भी 34 है और यहाँ भी 34 है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ऑप्शन नहीं है। देन पोएट्री सेक्शन इट कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 14 मार्क्स। यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, तो यहाँ भी ऑप्शन नहीं है। तो उसकी स्टडी हमको ज्यादा परफेक्ट करना है क्योंकि ऑप्शन है नहीं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो हमारे उतने मार्क्स चले जाएंगे। नाउ राइटिंग स्किल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं 16 मार्क्स है और 48। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक इसमें 3-3 ऑप्शन है। लाइक 16 त्रिजा के नजदीक बिल्कुल 48 मार्क्स। नॉवेल सेक्शन जो कि 16 एंड विथ ऑप्शन 16। तो सबसे ज्यादा स्कोप हमें है राइटिंग स्किल्स में। तो बहुत सारे राइटिंग स्किल्स है, उसमें से हमें क्या परफेक्ट करना है ये हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को हम समझ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है 18 मार्क्स के लिए, ओके। देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 36 मार्क्स के लिए। पूरा पेपर 80 मार्क्स का है, उसमें आधे मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के हैं, जो लिखने में ज्यादा स्किल नहीं लगेगा आपको। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 26 मार्क्स। तो ये परसेंटेज वगैरह आप देख लेना, ये इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें फोकस ये करना है कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे बटोरना है हमें। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर द ऑब्जेक्टिव्स इन द एक्टिविटी शीट। तो जैसे मैंने बोला कि आपको नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड, स्किल बेस्ड एंड क्रिएटिविटी बेस्ड। बच्चों पहले जो पेपर हुआ करता था, मतलब ये न्यू पैटर्न आने के पहले, तो मार्क्स लेना मतलब रट्टा मार के अगर गए तो भी मार्क्स मिलते थे। ये पेपर में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको आउट ऑफ के नजदीक मार्क्स आएंगे, और आप चाहे कितना भी पढ़ेंगे आप फेल भी हो सकते हैं। तो ये स्किल बिल्कुल ये फंडा है न्यू एक्टिविटी शीट का, जो बच्चों को अंडरस्टैंड हुआ और जो भी अंडरस्टैंड हुआ उसको अप्लाइड कर सकता है या नहीं है, ये देखने की कोशिश ये बुक की है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस 33 मार्क्स के लिए है। देन एप्लीकेशन बेस 23 मार्क्स के लिए, स्किल्स 11 मार्क्स एंड क्रिएटिविटी 13 मार्क्स। व्हाट इज क्रिएटिविटी? हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कुछ नया कर सकते हैं क्या, सिचुएशन बेस, इमेजिन बेस, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो आप समझ गए। नाउ एक्चुअल पेपर 80 मार्क्स का है, और पता है हम इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेक्शन फर्स्ट प्रोज सेक्शन है, रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड मैपिंग। ये पूरा तो हम देखेंगे। वैसे बहुत सारे वीडियो इसमें जो टॉपिक्स है तो ऑलरेडी आई हैव पोस्टेड इन माय यूट्यूब चैनल, बट नाउ डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एक्टिविटी शीट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पूरा पेपर एक बार समझाओ ताकि एग्जाम नजदीक है और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, ऐसे मुझे लगता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। आपको हर तरफ एक्टिविटीज ऐसा ही वर्ड देखने के लिए मिलेगा, ओके। एक्टिविटी बेस है, क्वेश्चन पेपर नहीं है, एक्टिविटीज है, क्योंकि एक्टिविटी सॉल्व करने का मजा कुछ और है, उसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंजॉय हम कर सकते हैं, इसीलिए एक्टिविटी ऐसा नाम दिया गया है। सो फर्स्ट सेक्शन इट्स फॉर द 16 मार्क्स, और वी कैन से दैट फर्स्ट क्वेश्चन 16 मार्क्स। रीड द एक्सट्रैक्ट। तो सपोज एक्सट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है, सीन एक्सट्रैक्ट है। अब देखो पूरे पेपर में एक सीन एक्सट्रैक्ट है और एक अनसीन एक्सट्रैक्ट है। सेम पैटर्न है, सीन में भी जो A1, A2, A3, A4, A5, A6 जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चंस वही टाइप अनसीन में है। तो आपके लिए अगर आपने आज तक बुक पढ़ा ही नहीं है, समझो, तो पढ़ो मत। अब 2 दिन के लिए क्यों पढ़ते हो आप, तो पढ़ो मत। आपके लिए 2 अनसीन पैसेज है
जो लोगों ने बुक पढ़ा है उनके लिए एक सीन पैसेज और एक अनसीन पैसेज, और जो लोगों ने बुक पढ़ा ही नहीं है उनके लिए 2 अनसीन पैसेज है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ ये जो एक्टिविटीज दी है, जैसे कि सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 कंसिस्टिंग ऑफ 275 to 300 words. Now first, global understanding. Global it means what? So global it means understanding the general meaning. उसका एक्सट्रैक्ट देखना है क्या है, जनरल मीनिंग क्या है, वो पूरा जो एक्सट्रैक्ट दिया है, पैसेज दिया है, उसका जनरल मीनिंग समझना है। इस पे बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यू कैन सी हियर ईच क्वेश्चन कंट्रीब्यूटेड फॉर द सेम मार्क्स, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 2 2 इस तरह से है, कम ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में? ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आएगा, देन सेंट्रल थीम और मैसेज, जैसे कि मैंने बोल दिया कि सेंट्रल थीम क्या है टेक्स्ट की, इस तरह से मैसेज आएगा, क्वेश्चन आएगा, एक्टिविटी आएगी। करेक्ट स्टेटमेंट्स, कुछ ट्रू फॉल्स जैसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं, इनकरेक्ट कौन से हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट्स, आधा सेंटेंस दिया जाएगा और बाकी का आपको लिखना है। ये भी इजी है। सीक्वेंस या सीक्वेंसिंग, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब करके फंबल करके सेंटेंस दिए जाएंगे और आपको उसका प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है। और कैसे लगाना है? लॉजिक से नहीं, मन से नहीं है। एक्सट्रैक्ट में देखना है कि सीक्वेंस कैसा है, उसको अंडरलाइन करना है बच्चों, क्योंकि ये 2 मार्क्स है और आए तो आउट ऑफ आते हैं, नहीं तो 0 आते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करो, सोच समझ के लिखो। इसका आंसर ऑलरेडी आपको मिलेगा, जब आप पढ़ोगे तो मिलेगा, सोच के लिखने की जरूरत नहीं है। तो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन शायद आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या आता है? इट्स रिलेटेड विद द फैक्ट्स। ओके, इट्स रिलेटेड विद द फैक्ट्स। नाउ फैक्ट्स आर स्कैटर्ड। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जाएगा आपको, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन। क्यों भाई? उसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करना है, डिफिकल्ट दिया है उसको सिंपल सॉल्व करना है। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो रहेगा आपका, तो उसमें आपको क्या कहें? फैक्ट्स आर स्कैटर्ड। फैक्ट्स जो एक्सट्रैक्ट में दिए है वो स्कैटर्ड है, बिल्कुल रेगुलर नहीं है। आपको किसी एक 3-4 लाइन में आंसर नहीं मिलेगा, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्वाइट डिफिकल्ट। इसमें क्या क्या आएगा क्वेश्चन? वेव डायग्राम आपने प्रैक्टिस कर लिया थ्रू आउट द ईयर, देन फ्लो चार्ट, कंप्लीट द टेबल एंड मैच द पेयर्स। ये पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सेकेंड टाइप A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन से। देन थर्ड है इन्फरेंस और इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। ओके, इन्फरेंस और इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। इट कंट्रीब्यूटेड फॉर अगेन 2 मार्क्स। एज आई टोल्ड यू, ईच क्वेश्चन कंट्रीब्यूटेड फॉर 2 मार्क्स। तो इन्फरेंस मतलब क्या है कि ओपिनियन है, कंक्लूजन है। भाई आपका ओपिनियन क्या है पर्सनल, हर एक को खुद का ओपिनियन है ना। तो पहले समझना है कि एक्सट्रैक्ट किस चीज के बारे में दिया है, अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये फर्स्ट डे टेक्स्ट है 12th में, तो अगर पूछा कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी व्हाट यू डू विथ, लाइक जो जिसका खून करने जा रहा था उसके बारे में जो पूरी स्टोरी है, तो अगर आप होते तो क्या करते थे? ठीक है, तो वही करते थे जो एस्ट्रोलॉजर्स ने किया। तो इस तरह से आपको खुद का ओपिनियन वहां एक्सप्रेस करना है। देन एक्सप्लेनेशंस एंड देन अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स इन सिंपल। जैसे मैंने आपको बोल दिया है कि प्रोसेस क्या है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करने की है, तो इसको इंटरप्रिटेशन बेस कहेंगे। और जैसे कि सिंपल सिंपल सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, तो यहां आपको और क्वेश्चन नहीं है, मगर आप इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो भले 2 मार्क्स ना मिले, आपको 1-1.5 ऐसा कुछ मार्क्स मिल जाएगा। तो बिल्कुल ब्लैंक क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है, जो क्वेश्चन कंपलसरी है। देन पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। पर्सनल रिस्पॉन्स में क्या रहेगा? अपना व्यूज रहेगा, अपना ओपिनियन रहेगा, जैसे यहां भी इन्फरेंस में वो आया था सेम। तो व्यूज, ओपिनियन, आइडियाज, सिचुएशंस, इमेजिनेशंस। तो जैसे कि आपको इमेजिन करने के लिए बोलेंगे कि जस्ट इमेजिन दैट सपोज यू आर so and so, then what you will do in that situation, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसे बोलते हैं इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर मन से लिखना है, तो कुछ प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन कैसे लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, आई थिंक दैट, ऐसा कुछ स्टार्टिंग करके कुछ ना कुछ उसमें लिखो आप। भले अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो 0 मार्क आएगा, इसलिए आपको 2-3 सेंटेंस तो उसमें लिखने ही लिखने हैं। देन लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में क्या एक्सपेक्टेड है? ग्रामर एक्सपेक्टेड है कि पूरा जितना भी प्रोज सेक्शन में ग्रामर दिया है,
टेंस है, उसमें कोड मिक्सिंग है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, तो ये आपको यहाँ एक्सपेक्टेड है लैंग्वेज स्टडी में। तो पूरे टॉपिक देख लीजिए, ऑलमोस्ट सब टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट किए हैं, तो आप ये थोड़ा शॉर्ट फास्ट देखिए, 1.25 स्पीड पे देखेंगे तो भी चलेगा। देन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में क्या एक्सपेक्टेड है? एंटोनिम्स पूछेंगे, सिनोनिम्स पूछेंगे, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन पूछेंगे, और क्या पूछेंगे? इससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते। तो ये पूरा अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेंगे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ऑलमोस्ट 2 6 12 मार्क्स। यहाँ कहीं भी मार्क्स डिडक्ट होने का चांस नहीं है, सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्स छोड़ के। वहाँ भी आप अगर अच्छा लिखेंगे तो कोई जानबूझ के आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज स्टडी और नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। अब ये यहाँ भी ग्रामर आया था, यहाँ भी ग्रामर, ये क्या बात है? ये 4 मार्क्स के लिए सब क्वेश्चन है। तो यहाँ कौन सा आएगा? जो यहाँ कवर नहीं हुआ है, जो ग्रामर फर्स्ट प्रोज में कवर नहीं हुआ वो ग्रामर पूछा जाता है ये सेक्शन में। ओके, लैंग्वेज स्टडी सेक्शन में, इसलिए आपको इसका अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नाउ नॉन टेक्सचुअल ग्रामर, नाम ही दिया नॉन टेक्सचुअल, मतलब ये टेक्स्ट का नहीं है। तो डू एज डायरेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, डिग्रीज है, वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, सिंपल कुछ नॉट ओनली बट आल्सो, एदर और, नेदर नॉर, ऐसे सेंटेंस है, वो आप कर लीजिए, आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और स्पॉट द एरर, ये सिंपल है। जैसे कोई सेंटेंस है, हमें पता है वर्ब क्या आता है, सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, तो उस हिसाब से अगर आप स्पॉट द एरर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये 1 मार्क इजीली मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में पूरा। अगर प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा लगेगा। और मैंने जैसे बोला आपको कि आउट ऑफ मार्क्स के नजदीक आप आराम से जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2A। लेकिन क्वेश्चन 2A करने के पहले थोड़ी सी बात है, जैसे 8 दिन पहले प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे और इतनी एग्जाम नजदीक आई है, फिर भी बच्चों के दिमाग पे कुछ अलग फीवर है। तो जैसे बच्चा आगे बैठे थे, एक बच्चा लिख नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि अरे तू क्यों नहीं लिख रहा है? वो बस ऐसा देख रहा था, मेरे को घूर के देख रहा था बिल्कुल स्ट्रेट। और सब बच्चे लिख रहे हैं, एक ही नहीं लिख रहा है। तो मैंने पूछा ये क्यों नहीं लिख रहा है? तो जैसे मुझे समझ में आया, मैंने पूछा बेटा तू क्यों नहीं लिख रहा है? तो बोलेगा झुकेगा नहीं। ठीक है, अरे मतलब तू झुकेगा नहीं तो लिखेगा कैसे, और लिखेगा नहीं तो पास होगा कैसे? इसीलिए आपको एग्जाम में भाई थोड़ा झुक के लिखना पड़ेगा, तो आप पास हो जाओगे। सो अपार्ट द जोक, उसके तरह आपको नहीं करना है, आपको दिल लगा के पढ़ना है, ये पूरा समझना है और एग्जाम में लिखना है। आप कितनी भी पढ़ाई की है, लेकिन जब तक आप अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं देते तब तक आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ सकते। अब क्वेश्चन 2A अगर आप गौर से देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। देखो ये क्वेश्चन पूरे A1, A2, A3, A4, A5, A6 सेम एज आई एक्सप्लेन इन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ए में वही तो है, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इन्फरेंस, पर्सनल लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करता टू अवॉइड द रिपीटेशन, डायरेक्टली देखेंगे समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग नहीं है बच्चों। नहीं तो कुछ लोगों को क्या लगता है, बिल्कुल जैसे बच्चों से बात की मैंने तो बोलते सर समरी राइटिंग इट्स वेरी इजी, पहली 2-4 लाइन छोड़ दो, लास्ट के 2-4 लाइन छोड़ दो, जो अंदर है पूरा छपा दो, मार्क्स तो मिल जाते। इतना ईजी नहीं है। अगर उसको बिल्कुल केयरफुली एग्जामिनर, वैसे केयरफुली चेक करते हैं पेपर, लेकिन और केयरफुली अगर किसी एग्जामिनर ने चेक किया तो आपको इस हिसाब से वो मार्क्स देंगे। तो उस मार्क्स स्ट्रेटेजी को हम समझते हैं कि हमें क्या एक्सपेक्टेड है, क्या लिखना है। देखो समरी राइटिंग में जो पॉइंट्स है, सेंट्रल आइडिया है, वो पॉइंट्स अगर आप कवर करेंगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क। अगर आपकी लैंग्वेज, वोकैबुलरी, क्योंकि हमको डिफिकल्ट टू सिंपल करना है, हेवी वर्ड्स मत यूज करो, ओके, तो सिंपल वर्ड्स यूज करो, तो उसके लिए हमें मिलेगा 1 मार्क। एंड ग्रामर, सेंटेंस आप ग्रामेटिकली करेक्ट लिखते हो तो आपको मिलेगा 1 मार्क। सो 1 + 1 + 1 3। तो ये समरी राइटिंग में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने की संभावना है। और एक बात कि सपोज मैं एग्जामिनर हूं और मुझे समरी राइटिंग को मार्क्स देने हैं आपको, तो मैं ब्लॉक मार्किंग नहीं कर सकता हूं। अगर आपने एक पेज लिखा, उसका रूल तो है 1/3 लिखने का, ओके, और मुझे आपको ब्लॉक मार्किंग नहीं कर सकता हूं, मतलब मैं आउट ऑफ 3 ऐसे मार्क्स आपको नहीं दे सकता हूं। ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है। तो मैं क्या करूंगा, ये 1 में से कितने देना है, अब 1 में से क्या उसमें क्या कट करूंगा मैं, ठीक है, 1/4, 3/4 ऐसे तो मार्क्स नहीं दे सकता। तो यहां भी मुझे 1 मार्क्स आपको देना पड़ेगा।
हाफ दे सकते हैं, लेकिन इतनी कंजूसी कोई करता नहीं। आपने अच्छा खासा लिखा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लैंग्वेज अब ठीक ठाक से लिखेंगे तो ये भी 1 मार्क मिल जाएगा। और ये ग्रामर का जैसे मैंने बोल दिया, आपने थ्रू आउट द ईयर प्रैक्टिस की है तो 1 + 1 + 1 आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर हाफ कहीं कम भी अगर मार्क्स आता है तो डोंट टेक टेंशन, वो हाफ का राउंड फिगर में कन्वर्ट होके 3 ही बन जाएगा, मतलब 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। देन माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग के बारे में है, डेवलप माइंड मैपिंग, फ्रेम डिजाइन यूजिंग योर आइडियाज, थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, इलिस्ट्रेट एंड डेवलप ऑन द गिवन टॉपिक। तो माइंड मैपिंग का बिल्कुल डिटेल वीडियो एक पोस्ट करने वाला हूं, उसमें आप माइंड मैपिंग पढ़ लीजिए। कंटेंट को 2 मार्क्स है और हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसको 1 मार्क है माइंड मैपिंग में। तो अब सेक्शन सेकेंड, फर्स्ट सेक्शन क्लियर है, 16 + 18 मार्क्स ये पूरा क्लियर किया मैंने 34 मार्क्स का। अब सेक्शन सेकेंड पोएट्री सेक्शन, तो पोएट्री सेक्शन का भी बहुत ईजी है, अगर आप फोकस करके लिखे तो बहुत इजी है। देखो पोएट्री एंड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन के बारे में सेपरेट वीडियो है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको वहां मिल ही जाने चाहिए। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज एंड गिवन बिलो, ओके 10 मार्क्स के लिए है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको समझा है। देखो बच्चों, सीन एक्सट्रैक्ट, अनसीन एक्सट्रैक्ट थोड़ा सा इजी है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहते हैं, कोई भी समझ जाएगा पढ़ने से। लेकिन पोएट्री सेक्शन में ऐसा नहीं है। आपको पोएट्री का एटलीस्ट हिंदी में मराठी में मीनिंग पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी के आप वीडियोस देख लीजिए, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। इन्फरेंस, इंटरप्रेटेटिव एनालिसिस, ये क्वेश्चन समझा दिया है मैंने। प्रोज में तो सेम यहाँ है। पर्सनल रिस्पॉन्स का मीनिंग आपको पता चला है। नाउ पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस क्या है? तो इसमें है राइम्स, जो मैं समझाऊंगा, बिल्कुल ईजी है। लास्ट का जो वर्ड इतना इजी है ना, साला हमको केजी में यूकेजी में पढ़ाया है, लेकिन बस उस वक्त ये पता नहीं था, उसको राइम्स बोलते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ये क्या है? राइम्स है ये। लास्ट का जो वर्ड है वो अगर एक रिदम क्रिएट करता है तो उसको राइम्स बोलते हैं। जैसे कि कैट, मैट, बैट, फैट, रेड, दैट, ऑल दीज आर द राइम्स। अगर ये वर्ड लास्ट में आते हैं, कुछ रिदम क्रिएट करते हैं, तो उसे बोलेंगे राइम्स। इतना सिंपल कंसेप्ट है। राइमिंग स्कीम्स, राइमिंग स्कीम कौन कौन सी है तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। ए बी बी, देन ए बी एंड देन ए बी सी बी। इतने ए बी सी डी भी है और एक है ए बी सी बी। और कुछ फ्री वर्स पोएम रहती है, नॉट नेसेसरी इन एवरी पोएम देयर शुड बी द राइमिंग स्कीम। तो इतने राइमिंग स्कीम है, बस आपको ये पता है तो आपको करेक्ट लिखना है इसका आंसर। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। तो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच पे। कोई पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच आपको दिया जाएगा और इसका सेंटेंस फाइंड आउट करो, ऐसे बोलेंगे, ओके। और कोई सेंटेंस दिया जाएगा, इसका फिगर ऑफ स्पीच आप बताओ या उसको एक्सप्लेन करो कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पोएटिक डिवाइसेस में आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। क्रिएटिविटी, कंपोज 2 to 4 लाइन्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डरना नहीं है। पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स यूज किए हैं उसके आसपास के वर्ड्स यूज करके हमको 4 लाइन्स मतलब एक स्टांजा लिखना है। ग्रामर इतना देखो मत उसमें, ठीक है, ग्रामर पे कंसंट्रेट मत करो, लेकिन ये लाइन्स लिखो आप, आपको आराम से इसमें भी 2 मार्क मिल जाएंगे। एप्रिसिएशन इन डिटेल आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर बिकॉज सेपरेट वीडियो and some instructions are there, you can see that. Read the extract and write as per the instructions. यहाँ अलग पोएम रहेगी। क्वेश्चन 3A में जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, जो स्टांजा, उसका एप्रिसिएशन नहीं लिखना है, यहाँ अलग पोएम रहेगी, उसका एप्रिसिएशन लिखना है, इतना ध्यान में रखो आप। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलता, इसकी मार्किंग स्कीम क्या लिखना है क्या नहीं, कौन से पॉइंट कवर होने चाहिए, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी। नाउ सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स। ये बहुत अच्छा सेक्शन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ऑलरेडी जो हमने 10th तक पढ़ा उसकी यहाँ हेल्प होने वाली है, कुछ नया पढ़ने का है नहीं। देखो अब तो कुछ नया पढ़ा हमने, सिर्फ पोएम मैंने सजेस्ट किया आपको कि वीडियोस देखो। प्रोज का कभी बोला मैंने एक एक टेक्स्ट अब रीड करो 2-4 दिन में, कभी बोला नहीं और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने ये इमेजिन कर लिया है कि आपके सिलेबस को 2 अनसीन एक्सट्रैक्ट है, खत्म, बस पोएम कर लो। अब ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यू हैव नो अबाउट ऑल दिस
राइटिंग स्किल्स। नाउ क्वेश्चन 4 कंट्रीब्यूटेड फॉर 16 मार्क्स। देखो 4 4 4 4 और ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड ग्रुप डिस्कशन। तो ये इसमें कंटेंट के लिए 2 मार्क्स है। ये मार्किंग स्कीम आप ध्यान से देख लो, इसको थोड़ा सा रट लो, इसीलिए कि एग्जाम में आपको याद आएगा कि किसके लिए कितने मार्क्स है और हमको क्या लिखना है। कभी कभी जैसे कि आगे बोलूंगा यहाँ हेडर फोटर के लिए 1 मार्क है और वही आप भूल गए तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। 1-2 पेज भी लिखो आप, 2 में से ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो कंटेंट सीक्वेंस के लिए 1 और अप्रोप्रिएटनेस के लिए 1 मार्क मिलेगा। ऐसे 2 + 1 + 1 अगर ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये मार्किंग स्कीम रहेगी। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, ये सबके लिए कॉमन है क्वेश्चन ए के लिए। अब बी के लिए थोड़ा सा अलग अलग सिस्टम है। ईमेल के लिए देखो कंटेंट के लिए 2 है, उसका जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसके लिए 1 मार्क है और प्रेजेंटेशन के लिए 1 मार्क है। प्रेजेंटेशन उसमें क्या आएगा, अच्छे से ग्रामर और आपका हैंडराइटिंग, ठीक है। देन रिपोर्ट राइटिंग, देखो रिपोर्ट राइटिंग ऑलरेडी प्रैक्टिस किया नहीं किया है, पहले प्रैक्टिस किया है, तो रिपोर्ट राइटिंग अब फिर से हमको प्रैक्टिस नहीं करना है। इंटरव्यू भी हमने प्रैक्टिस किया है, कुछ 2-4 yes no टाइप के क्वेश्चन, WS टाइप क्वेश्चन फ्रेम करो, किसी भी पर्सन के लिए वो क्वेश्चन काम आने चाहिए। जैसे देखो हमें किसी का इंटरव्यू लेना है तो उसको हम उसके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, उसके एज के बारे में पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है, मदर फादर के बारे में, ये तो कॉमन है, कोई भी बंदा है, कोई भी इंसान है, उसके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेंगे। तो इसीलिए आप इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले से ही 10 क्वेश्चन अगर आप चाहे तो इसका भी वीडियो में पोस्ट कर देता हूं कि 10 क्वेश्चन रट लो, बस कोई भी इंटरव्यू है वो लिख दीजिए आराम से और बाद में देखिए क्वेश्चन क्या है, आराम से आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग इंटरव्यू इजी क्वेश्चन है, यहाँ भी रिपोर्ट कंटेंट के लिए 2 मार्क्स है, लैंग्वेज के लिए और अप्रोप्रिएटनेस के लिए 1 मार्क। तो इंटरव्यू का भी लगभग सेम प्रॉपर क्वेश्चन ही लिखेंगे, रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे तो 2 मार्क्स, लैंग्वेज के लिए 1 और ओवरऑल प्रेजेंटेशन 1 मार्क। तो शायद आप ये बी जो पॉइंट है समझ गए। और नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें है स्पीच, कंपेयरिंग एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, इसमें से 2 टॉपिक आपने ऑलरेडी स्टडीड किया है, स्पीच एंड एक्सपांशन ऑफ आइडियाज। तो ये इजी है स्पीच, तो स्पीच के बारे में देखो, स्पीच एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, इसको आइडियाज के लिए न्यू आइडियाज आप कैसे सोचते हैं उसके लिए 2 मार्क्स है, इंट्रोडक्शन के लिए 1 मार्क है और कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या है उसके लिए है 1 मार्क। तो ये भी लगभग आउट ऑफ के आसपास आप मार्क्स ले सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी, रिव्यू, ब्लॉग, अपील। तो इसमें से एक ही प्रिपेयर करो, जितने भी ऑप्शन है ये पक्का एक दूसरे को और आने वाले हैं। एक बच्चे ने सवाल किया सर पूरे कर लूं तो कैसे रहेगा, भाई जरूरत है नहीं तब क्यों कर लेता है, तो पूरे सॉल्व तो नहीं कर पाएगा। सॉल्व भी किया तो एग्जामिनर इसमें से एक ही चेक करेगा, भले 3 चेक करेगा, मार्क्स 1 के ही लिखेगा। ओके, तो बेस्ट जो है आपका वही करो, ठीक है। एग्जाम आपको कितना आता है ये शो करने का जरिया नहीं है बच्चों। एग्जाम ये है कि आपने जो पढ़ाई की है, जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप किस तरह से टैकल करते हैं। आपका पूरा कितना नॉलेज है ये नहीं चेक कर रहे, एग्जाम में जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप कैसे टैकल करते हैं, वो सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हैं, इसके बारे में है। देन ये जो नोट है कि इन ABCD पेपर सेटर शुड फ्रेम एक्टिविटीज ऑन ऑल टाइप्स इन ईच सेट एज ऑप्शंस। ये क्यों पढ़ा के दिखा रहा हूं कि आपको भरोसा हो जाए। पेपर सेटर के लिए इंस्ट्रक्शन है कि भाई ये जैसा है वैसे ही करो, ये 3 ऑप्शन, नहीं तो ऐसा होगा ड्राफ्टिंग का और ईमेल, स्पीच, ऐसा नहीं, इसी तरह से करो, ये इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए बिंदास रहो और इसी तरह से पढ़ाई करो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 4, इट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर 16 मार्क्स। ओके, नॉवेल सेक्शन है, एक टिपिकल स्टडी है इसका भी। एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल, जो भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उसको अंडरलाइन करो, बुक पढ़ो फटाफट, ठीक है, क्योंकि ये गेस करके लिखने वाले क्वेश्चन नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। देन एक्टिविटीज ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल। ओके, तो कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन। तो ये 5th क्वेश्चन में जो 4 नॉवेल्स दिए अपने को उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वही पढ़ो, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। अब लास्ट जो 5th बी है, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स रिक्वेस्टिंग गिवन बिलो। जो टॉपिक के जिस टाइप का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी वही क्वेश्चन आएगा, अलग से नहीं। तो जैसे यहाँ डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, कंपेयर है, कॉन्ट्रास्ट है, नेम, डिस्कस, ये सब नहीं आएंगे, इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। तो जान लो ये पूरे आइडियाज क्या है। एंड यहाँ इलुस्ट्रेट और इंटरप्रेट, नरेट और जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई,
द आंसर्स। तो ये 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ भी देखो आंसर इन 50 वर्ड्स और सेम है, ठीक है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट मतलब पूरे कैरेक्टर के बारे में जान लो, लिख लो पहले कितने कैरेक्टर कौन से स्टोरी में है और उतना एक बार पढ़ लो एग्जाम को जाने से पहले। इसके बाद है क्वेश्चन सी, तो ये भी लगभग सेम है। देखो प्लॉट स्ट्रक्चर की बात हुई थी अभी, थीम, सेटिंग, ये थोड़ा सा एक बार एक एक पैराग्राफ लिख के प्रैक्टिस करो। इसके कैरेक्टर जैसे मैंने अभी बोला था ये जान लो कौन से स्टोरी में कितने कैरेक्टर है। अगर आपको एग्जाम में कैरेक्टर कोई आता है तो जनरल आप लिख सकते हो उसके बारे में 4 to 5 सेंटेंस एंड आई थिंक इट्स इनफ। नाउ लास्ट लाइक डी, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो ये भी देखो सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसको डबल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी 2 + 2 4 मार्क्स के लिए है। ये इंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान से आप देख लो तो आपके समझ में आएगा कि मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ने की जरूरत है और क्या नहीं है आउट ऑफ के नजदीक जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट टू 4 प्योर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ग्रामर एक्टिविटी शुड बी फंक्शनल। इसका मतलब समझते हैं आप कि फंक्शनल मतलब डायरेक्टली आप मत दे दो, जैसे पहले होता था रामा इट्स अ मैंगो, राइट इन पैसिव वॉइस। अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको सेंटेंस दिया उसके ऑप्शन देने पड़ेंगे और आपको उसमें से चूज करना है। हाँ, चूज थोड़ा सा लॉजिक लगा के करो, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो याद करके छापा काटा करके मत करो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में क्या आएगा, थर्ड फोर्थ में क्या आएगा, तो ये ऐसा मत करो। तो ग्रामर के बारे में वो एक्टिविटीज है। इन केस ऑफ माइंड मैपिंग द मॉडल आंसर विल बी जस्ट फॉर रेफरेंस एंड कैनॉट बी ट्रीटेड एज एग्जैक्ट। माइंड मैपिंग में थोड़ा 19-20 हो गया तो चलेगा। एग्जामिनर को जो मॉडल आंसर शीट दी जाते हैं पेपर चेकर को उसी तरह से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने मन से लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मार्क्स देने ही पड़ते हैं, ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और ये फॉलो होता है। एक्टिविटीज शुड नॉट बी रिपीटेड बाय एनी मींस थ्रू आउट द एक्टिविटी शीट। एक्टिविटीज रिपीटेड नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने पूरे ऑप्शंस बोल दिए आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन वैराइटीज नॉवेल एक्टिविटीज आर एक्सपेक्टेड थ्रू द एक्टिविटीज शीट। तो इसके बारे में डिस्कशन हो गया है कि अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाए, सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो। एंड देन सेक्शन 5 क्वेश्चन 5B, C, D आर प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ये पहले बोल दिया मैंने कि इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके रट लो, याद रख लो। ये गेस करके आंसर आने वाले नहीं है। मेमोरी बेस मतलब क्या है, आपने वो लर्न किया, आपने याद रखा और उसने आपको लिख दिया, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो आई होप दैट ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन। और इस तरह से अगर प्लानिंग करके ये 2-4 दिन में आप बिल्कुल जितना भी बोला है उतने ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और जो भी हॉल टिकट पे पूरे आपको इंफॉर्मेशन दिए गए, इंस्ट्रक्शंस दिए, उसको 1 डे बिफोर पढ़ लो, वो फॉलो करो। पेपर में जब जाएगा तो इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा ओवरलुक करो और उस तरह से आप पेपर सॉल्व करो। एक बात ध्यान में रखो, ईच न्यू क्वेश्चन शुड हैव टू स्टार्ट और बिगिन ऑन न्यू पेज। ये थोड़ा सा करो, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते, 4 लाइन बचे ना उसमें न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर देते, कंजूसी करते, हालांकि बहुत सारे पेज है आपको। ओके, तो पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, इन्विजिलेटर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो एंड फॉलो ऑल द डिसिप्लिन्स एंड सॉल्व द पेपर। सो बेस्ट लक फॉर योर final paper. Thank you. Have a nice day.